हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का ट्रांजिशनल प्रोविजंस का सर फिर से जी ये लास्ट लेक्चर है। अच्छा जी सर, आप तो कह रहे थे फर्स्ट लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर होगा, उसके बाद डंडना डंडन हो जाएगा, लेकिन आपने तो इसको 4 तक पहुंचा दिया। पब्लिक डिमांड है, कुछ नहीं किया जा सकता। मैं नहीं चाहता था सेक्शन 142 करूं, लेकिन ठीक है। आज हम लोग सेक्शन 142 की बात करेंगे और इस सेक्शन में कुछ सब सेक्शंस दिए हैं 1 2 3 4। उसके बाद हम लोग सीधे 10 11 12 करेंगे। ओ बीच के सारे सेक्शन नहीं करने वाले। सेक्शन 1 की बात करते हैं। आखिर ये बताते क्या है सेक्शंस, जरा हम उनकी बात करने जा रहे हैं। हुआ ये कि ये अपॉइंटेड डेट है, पॉइंट नंबर 1। अपॉइंटेड डेट के 6 मंथ के अंदर, अपॉइंटेड डेट के 6 मंथ के अंदर हमने सामान सेल किया था। ठीक, लेकिन ये सामान इस अपॉइंटेड डेट के बाद, यानी जिस दिन हमारा ये एक्ट जीएसटी लॉ इनफोर्स हो रहा है, दैट डेट इज अपॉइंटेड डेट। इस अपॉइंटेड डेट के विद इन 6 मंथ ओके सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो सर इसका क्या इलाज होगा? सेल तो हो चुका था, अब सेल्स रिटर्न है, क्या इलाज करेंगे इसका? हम ये बात केवल रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में। बोलूं, केस समझ में आया? तो कहा गया जिसको मैंने सेल किया था वो या तो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, या दूसरा केस हो सकता है कि जिसको मैंने सेल किया था वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन की। अपॉइंटेड डेट के जस्ट 6 महीने पहले के अंदर मैंने कोई सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को की थी, तो इसका मतलब मैंने इससे टैक्स ले करके गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। आज ये बंदा मुझे आंखें दिखाता है। क्या दिखाता है? आंखें। और अपॉइंटेड डेट के बाद ये सामान हमको ये वापस कर देता है 6 महीने के अंदर। मेरा सामान जो गया था वो सामान तो वापस आ गया, लेकिन मेरी जेब से एक चीज चली गई, वो थी टैक्स सरकार के पास। अब हाय तौबा मचाने से तो काम चलने वाला। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। सुने, वेयर एनी गुड्स ऑन विच ड्यूटी इफ एनी हैड बीन पेड, मैंने ड्यूटी पे कर दी है, हैड बीन पेड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ बिफोर at the time of the removal not being earlier than 6 months prior to the appointed date are returned to any place of business on or after the appointed date, the registered person shall be eligible for refund of the duty. ओ मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अब हाय तौबा मचाने से कोई काम होने वाला नहीं है। तो जो इसने ड्यूटी पे कर दी थी, इस सामान के रिटर्न होने पर ये ड्यूटी रिफंड हो जाएगी। जी सर, सेल्स रिटर्न हो गया तो ड्यूटी जो मैंने पे की थी वो
रिफंड हो जाएगी, दैट्स इट। प्रॉब्लम तो उस केस में आएगी ना जहां पर मैंने ऐसा सेल रजिस्टर्ड पर्सन को किया होगा, सर आप ड्यूटी वापस ले लो, जैसे यहां पर रिफंड लिया ना वैसे ही यहां ले लो, ये इसको कहते हैं ठेंगा। चलो, other than a registered person to the set place of within a period of 6 months from the appointed and such goods are identifiable to the satisfaction of the मैंने आधा पढ़ा क्या? The registered person shall be eligible for refund of the duty paid under the existing law. Where such goods are returned by a person other than registered person to the said place of business within a period of 6 months, इससे कुछ और लिखा है, मैंने कहीं कुछ और लिख दिया। चले मैं अपनी आपकी चीज़ पूरी करता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, लगता है हमसे कुछ मिस्टेक हुई होगी, लेकिन मैं आपको कहानी तो समझा सकता हूं। चलें, अगर ये केस ये वाला है कि अपॉइंटेड डेट के जस्ट 6 महीने के अंदर मैंने सेल किया था रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, और आज वो सामान मुझे वापस करता है, उसको मैंने जब सेल किया था तो मैंने ड्यूटी पे कर दी थी। इसका मतलब कि ड्यूटी या तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से दी होगी या तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से दी होगी, या एग्जिस्टिंग लॉज के हिसाब से छोड़ दें। अब ये सामान मुझे वापस कर रहा है, विद इन 6 मंथ ये मुझे सामान वापस कर रहा है, तो मैं क्या करूं? क्या करें सर जी? एक काम करते हैं, मुझे मेरी ड्यूटी वापस चाहिए जी। मान लो कि जब ये सामान रिटर्न करेगा तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लो। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, तुम्हें इससे पैसा लेना है और अब इसको पैसा देना है, बात अट्टा बट्टा खत्म। ना तो पैसा देना ना तो पैसा लेना। मैंने माल बेचा था, मैंने माल खरीद लिया, बात खत्म हो गई। मैंने आपको माल बेचा, मैंने आपसे माल खरीद लिया। मुझे आपसे 5,000 लेने थे, अब मुझे 5,000 देने हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत केवल एक चीज की आएगी, चलिए सर परचेज और सेल अट्टा बट्टा हो गया इस पर्सन के हाथ में। प्रॉब्लम केवल एक ही फंसी कि इस रजिस्टर्ड पर्सन का जो ड्यूटी इसने पे कर दिया था सेल करते समय, अब परचेस करते समय ड्यूटी की क्रेडिट ले लेगा। ओके, बात खत्म। प्रॉब्लम इसकी भी खत्म। जहां इसने सेल दिखाई थी अब परचेस दिखा देगा, परचेस पर ड्यूटी की क्रेडिट ले लेगा, और जो ड्यूटी था वो तो पे कर ही चुका है, तो बात बराबर हो गई। एक जगह से ड्यूटी कम हो गई तो दूसरी जगह से ड्यूटी बढ़ गई। ओके, प्रोवाइडेड दैट इफ द, अच्छा, लेकिन अगर ये सामान 6 महीने बाद आता है, कब आता है? प्रॉब्लम तो तब और अधिक बढ़ जाएगी जब ये 6 महीने बढ़ जाएं, 6 महीने बाद सामान वापस आए। और जब 6 महीने बाद सामान वापस आता है इस बंदे से, 6 महीने बाद सामान वापस आएगा इस बंदे से, तो ये परचेज दिखाएगा, गुड्स रिसीवर रिसिपिएंट दिखाएगा, और ये रजिस्टर्ड है और ये अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड से जब रजिस्टर्ड के पास सामान आता है तो आपको मालूम है आरसीएम लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कौन सा जेब से पैसा इसके जाना है? सेल किया था, परचेज दिखा देगा, अट्टा बट्टा हो गया इसके पास। हाँ, जो इसने टैक्स सरकार को देगा उसकी क्रेडिट ले लेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो ये दिखाएगा कि सरकार को मुझे टैक्स देना है, उसकी क्रेडिट ले लेगा, बात खत्म। एक जगह डेबिट कर रखा था, ड्यूटी पे कर रखा था, फिर क्रेडिट ले लेगा, बात खत्म हो गई। खुद ही टैक्स पे करते हुए दिखा करके उसकी क्रेडिट ले लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो इसने टैक्स पे कर दिया है। गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि दोबारा तुम हमको पे करो, तो अपनी बुक्स में क्रेडिट ले लो, पे तो तुम कर ही चुके हो, बराबर हो गया। सेम सामान पर गवर्नमेंट ने हमको डेबिट और क्रेडिट करके हिसाब किताब बराबर कर दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। और इसके केस में तो आपको मालूम है जब 6 महीने के अंदर केस यही था तो 6 महीने बाद भी केस यही रहेगा। इज इट क्लियर? जी सर। अब कोई कहीं दिक्कत? नो सर। अब आते हैं सेक्शन 142 के 12 पॉइंट पर। सेक्शन 142 का ये फर्स्ट सेक्शन था, सब सेक्शन। अब 12 की बात करेंगे। सर ऐसा क्या है कि 1 के बाद आप डायरेक्ट 12, बीच में 11 सेक्शंस जो हैं आपने उड़ा दिए? बेसिकली ये सेल से रिलेटेड था, ये
गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस के लिए है। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, सेक्शन 142 सबसेक्शन 12। अगर मैंने कोई सामान किसी को अप्रूवल बेसिस के लिए भेजा था 6 महीने पहले के अंदर, और ये बंदा हमको ये सामान वापस करता है अपॉइंटेड डेट के बाद 6 महीने के अंदर। खास बात का ख्याल यहां से रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सेल की डेट के 6 महीने के अंदर सामान का वापस आना, मैं ये कह रहा हूं अपॉइंटेड डेट के, मान लेते हैं 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, उस डेट से 6 महीने के अंदर का ये सेल होना चाहिए, और इस सेल के ये सेल के रिटर्न इस डेट से 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, यानी एग्जैक्ट 12 महीने का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। इज इट क्लियर जी। इसी तरह सेक्शन 142 का सबसेक्शन 12 बोलता है, where any goods are sent on approval basis not earlier than 6 months before the appointed date are rejected and returned to the seller on or after the appointed date, no tax shall be payable thereon if such goods are returned within 6 months। बात खत्म। हमने सामान दिया था इसको 6 महीने के अंदर कि हां कर या ना कर, तू हां कर या ना कर, यह तेरी मर्जी, 6 महीने का हमने आपको दिया है मौका। और सामने वाले ने सामान लिया और मुझे इस अपॉइंटेड डेट के 6 महीने के अंदर वापस कर दिया, कहा ना किया मैंने, हाँ नहीं किया मैंने, ना किया। अब जब मैंने सेल दिखाया ही नहीं था तो उस पर ड्यूटी तो गई नहीं होगी। अच्छा, अब 6 महीने के अंदर उसने वापस कर दिया इस अपॉइंटेड डेट के, तो कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं, यहीं पर टाटा और बाय बाय हो गया। ध्यान देंगे, यहीं पर टाटा बाय बाय, ना लेनी ना देनी, यहीं पर कट्टम कुट्टा हो गया, खत्म। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब 6 महीने बीत जाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम तो तब आएगी जब 6 महीने बीत चुके होंगे। जब 6 महीने इस डेट से गुजर गए और उसके बाद सामान वापस आया, हो जाएगा लोचा। ये दिखा देगा हमने सेल किया, और वो दिखाएगा हमने माल बेचा, यानी इसको दिखाना पड़ेगा इसने सामान बेच लिया, और फिर वो दिखाएगा कि हमने सामान वापस कर दिया। वापस किया कैसे? सामान बेच दिया। यानी मिस्टर एक्स है और इधर मिस्टर वाई है। एक्स ने वाई को मौका दिया था कि तू सामान हाँ करना या ना करना, लेकिन बता देना। 6 महीने पहले बोला था, कब बोला था? अपॉइंटेड डेट के 6 महीने पहले के अंदर का सामान है, और लेकिन इसने सामान कब वापस किया? 6 महीने के अंदर वापस कर देता। अपॉइंटेड डेट से तो कोई दिक्कत नहीं आती, 6 महीने बीत गए उसके बाद ये बंदा सामान वापस कर रहा है, तो अब मान लो 6 महीना जैसे ही बीता तो मान लो सेल हो चुका है, तो इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, पेबल हो जाएगा, पेबल हो जाएगा, पेबल हो जाएगा। बुक्स में एंट्रीज ही ना करनी है। अब ये भी दिखा देगा, सेल दिखा देगा, न कि सेल रिटर्न दिखाएगा, सेल्स दिखा देगा, और इसके पास ये परचेजर हो जाएगा। अगर ये परचेजर हो जाएगा तो आईटीसी ले लेगा, जो ये पेबल है और आईटीसी आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर जी सर? मैं पढ़ता हूं सेक्शन 142 का 12, वेयर एनी गुड्स आर सेंट नो टैक्स पेबल पढ़ा दिया, प्रोवाइडेड दैट द सेड पीरियड ऑफ 6 मंथ में बी ऑन सफिशिएंट कॉज में बी एक्सटेंडेड फॉर 2 more months। इस 6 महीने को 8 महीने तक किया जा सकता है फिलहाल। Provided further that the tax shall be payable by the person returning the goods, the person returning the goods, इधर देखें, the person returning the goods, जो person return कर रहा है सामान को, if such goods are liable to tax under this act and are returned after a period specified in this section। इस तरह से ये माल वापस वहां भेजेगा जैसे कि वो उसको सप्लाई कर रहा है। अगर इस एक्ट में इस सामान के पर के सप्लाई पर टैक्स लगता है उस तरह से, तो सेल पर टैक्स लग गया, ये परचेजर हो गया, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। और इसके लिए क्या बोलता है जो ओरिजिनल सेलर था, provided also that the tax shall be payable by the person who has sent the goods on approval basis if such goods are liable to tax under this act and are not returned within a period specified in this
सबसेक्शन, बात खत्म हो गई। ये तो अपना सेल दिखा देगा, फिर उसी से परचेज दिखा देगा। सेल पर टैक्स देना है, परचेज पर टैक्स वापस, क्रेडिट ले लेना है, अट्टा बट्टा खत्म। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर अंदर सारा सामान काम हो जाता तो ना तो टैक्स का देना ना तो टैक्स का लेना, वहीं पर हिसाब किताब जर्नल एंट्रीज के थ्रू जीरो हो सकता था। लेकिन 6 महीना अगर बीत जाएगा तो वहाँ पर हमको सेल भी दिखानी पड़ेगी, वहाँ पर हमको परचेज भी दिखानी पड़ेगी, सेल पर हमको टैक्स देना पड़ेगा ऐसा दिखाना पड़ेगा, और परचेज पर हमको टैक्स की क्रेडिट लेनी है ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो अब समझ में आया मैंने दोनों सेक्शन 142(1) एंड सेक्शन 142(12) क्यों एक साथ कराया। टॉपिक इज ओवर। अब आते हैं सेक्शन 142(2). प्राइस रिवीजन। कॉन्ट्रैक्ट हुआ जून के आसपास, चल सामान इतने में होगा, लेकिन ये क्या, टैक्स रेट बढ़ गया या टैक्स रेट घट गया। अब प्राइस रिवीजन हुआ, कब प्राइस रिवीजन हुआ, अपॉइंटेड डेट के बाद। देखते हैं क्या लिखा है। अगर प्राइस रिवीजन होता है और सामने वाला कहता है ठीक है, अगर प्राइस रिवाइज हो जाए तो तुम हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले लेना या कम कर देना, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब हमको डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा या क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा या एक नई सप्लीमेंट्री इनवॉइस बनानी पड़ेगी उस रिवाइज्ड प्राइस के लिए। अगर मैंने 1 लाख रुपए का माल आपको बेचा है, बाद में ये 90,000 हो जाए तो मुझे 10,000 रुपए कम करने के लिए आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अगर 1 लाख रुपए का मैंने माल बेचा है और बाद में 1,10,000 हो जाए और हम लोगों के बीच कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपसे प्राइस रिवाइज ले सकता हूं, तो मुझे 10,000 रुपए और लेने के लिए आपको डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। यस, ताकि 1,10,000 हो जाए। यहाँ मैं 10,000 की एक और सप्लीमेंट्री इनवॉइस आपके ऊपर चार्ज कर सकता हूं। मैंने वर्ड यूज किया 10,000 की सप्लीमेंट्री इनवॉइस, या 10,000 रुपए के प्राइस रिवीजन का डेबिट नोट, या 10,000 रुपए के प्राइस रिवीजन का क्रेडिट नोट। डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों की बात कर रहा हूं। Wherein pursuance of a contract entered into prior to the appointed date, the price of any goods or services or both is revised upward on or after the appointed date. अपॉइंटेड डेट के बाद बढ़ गया अपवर्ड। पॉइंट नंबर बी देखेंगे तो वहां डाउनवर्ड की बात करेंगे। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अपवर्ड की बात कर रहे हैं। यानी ये अपॉइंटेड डेट के पहले का प्राइस है और अपॉइंटेड डेट के आफ्टर प्राइस बढ़ गया। क्लियर। तो मुझे क्या इशू करना पड़ेगा, डेबिट नोट या सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। On or after the registered person who had removed or provided such goods or services or both shall issue to the recipient a supplementary invoice or debit note. इस 10,000 के लिए 1,10,000 का हो गया सामान। तो अच्छा, containing such particular as may be prescribed within a 30 days of such price revision and for the purpose of this act the supplementary invoice or debit shall be deemed to be the supply. अब ये जो 10,000 रुपए प्राइस राइज हुई है उसके लिए हम लोगों ने जो डेबिट नोट इशू किया और यहाँ इसके लिए जो सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू की है, मान लिया जाएगा दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मान लिया जाएगा दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। क्या चार्ज हो जाएगा, नॉर्मल जीएसटी जो चार्ज होता है वो चार्ज हो जाएगा। Such supplementary invoice or debit note shall be deemed to have been issued in respect of outward supplied made under this act. तो मान लिया जाएगा इस एक्ट के लिए ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है। इसी तरह अगर अपॉइंटेड डेट के पहले प्राइस कुछ और था लेकिन अपॉइंटेड डेट के बाद प्राइस रिवीजन हो गया जिसके कारण कम हो गया, तो कम करने के लिए क्रेडिट नोट या सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। और अगर कुछ ऐसा किया जाता है, the registered person who removed or provided such goods or both may issue to the recipient a credit note containing such particular as may be prescribed. अच्छा सर, आपने यहाँ पर वर्ड यूज नहीं किया सप्लीमेंट्री इनवॉइस, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि रेट बढ़ेगा तो इनवॉइस इशू होगी, रेट घटेगा तो इनवॉइस कहाँ से इशू होगी, क्रेडिट नोट ही इशू करके उसके वैल्यू को कम करना पड़ेगा। नहीं, न्यू इनवॉइस रिवाइज इनवॉइस नहीं दे सकते जी। Containing such particular as may be prescribed within 30 days of such revision and for the purpose of this act shall be deemed to have been revised shall be issued in respect of an outward supply made under this act. Is it clear? जी, आपकी इस प्राइस को ये कम कर देगा। जी सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक थर्ड खत्म कर दें तो हम लोग, थर्ड एंड फोर्थ खत्म कर दें तो ये चैप्टर लगभग हम लोग का
ट्रांजिशनल प्रोविजन कंप्लीट है और बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं भी बोर हो चुका हूँ इसको पढ़ा पढ़ा कर। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द आज ये इसका एक तरह से खाना पूर्ति कर दिया जाए, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा जी, ऐसा काम करेंगे आप, खाना पूर्ति वाला करिए, ढंग से सुनेंगे। एवरी क्लेम, होता क्या है कि हमने पहले टैक्स दे दिया था, अब चाहे सेनमेट क्रेडिट के नाम पे टैक्स दिया हो, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर दिया हो, सर्विस टैक्स के नाम पर दिया हो, या कोई इंटरेस्ट दिया है, एग्जिस्टिंग लॉ मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स के वैट के हिसाब से, एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से, कस्टम ड्यूटी के हिसाब से, shall be disposed of in accordance with the provisions of existing law and any amount eventually accruing to him shall be paid in cash। यानी जो एग्जिस्टिंग लॉ के जो सिस्टम चले आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग लॉ की जो ड्यूटी है, एग्जिस्टिंग लॉ का जो इंटरेस्ट है, एग्जिस्टिंग लॉ का जो सेनबेट क्रेडिट है, वो सब एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से ही गवर्न होगा। वहां पर जीएसटी लॉ कवर नहीं होगा। भले ही जीएसटी लॉ आ जाएगा, उसके बावजूद भी अगर मेरा एग्जिस्टिंग लॉ में कोई प्रोविजन चल रहा था मेरे ऊपर, सेनबेट क्रेडिट या ड्यूटी या टैक्स कुछ भी, वो सब उसी तरह से काम करेगा। यानी अगर आपका कोई सेनबेट क्रेडिट का अमाउंट था तो रिफंड हो जाएगा, अगर आपने उसका क्लेम नहीं किया है तो। मैंने क्या बोला, उस सेनबेट क्रेडिट को नए लॉ के हिसाब से क्लेम नहीं किया तो वो रिफंड मिल जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई ड्यूटी था, आपको उसकी रिफंड चाहिए तो एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से ही ड्यूटी मिलेगा। इंटरेस्ट था, आपको रिफंड चाहिए तो उसी हिसाब से ही, या इंटरेस्ट अगर आपको पे करना है तो एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से ही इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे जी। इसके लिए नए प्रोविजंस पर जाने या जीएसटी लॉ के प्रोविजंस पर जाने की जरूरत नहीं है। यानी एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से कोई सेनबेट क्रेडिट का रिफंड है, कोई ड्यूटी है, कोई इंटरेस्ट है, कोई टैक्स है, वो सब एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से ही चलेगा, नए लॉ में जाने की जरूरत नहीं है जी। एवरी क्लेम फॉर रिफंड फाइल्ड आफ्टर द अपॉइंटेड डेट फॉर रिफंड ऑफ एनी ड्यूटी और टैक्स। सर वही तो बोल रहे हैं आप, जो भी आपने बोला। नहीं भाई, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, एक वर्ड का फर्क है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड shall be done in accordance with the provisions of existing law। तो हमें कुछ भी अब सोचने की जरूरत नहीं है। वर्ड क्या लिखे हुए हैं, एवरी क्लेम फॉर रिफंड फाइल्ड बाय एनी पर्सन बिफोर ऑन और आफ्टर द अपॉइंटेड डेट। थर्ड में मैं पढ़ रहा हूं, अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग लॉ में रिफंड है, ड्यूटी का इंटरेस्ट है, टैक्स है, कुछ भी है, चाहे वो एग्जिस्टिंग जीएसटी लॉ आने के पहले या जीएसटी लॉ के बाद, अपॉइंटेड डेट के पहले या अपॉइंटेड डेट के बाद, अगर आपने एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से फाइल किया है सिस्टम, तो आपका एग्जिस्टिंग लॉ ही गवर्न करेगा बाद में भी। तो एग्जिस्टिंग लॉ की चीजों पर एग्जिस्टिंग लॉ ही गवर्न करेगा। ये चीज आप याद रखेंगे, भले ही ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज का केस ही क्यों ना हो। चले 142 का यानी 142 का सबसेक्शन 10, goods or services or both supplied on or after the appointed date as per the contract entered into prior to the appointed date shall be liable to tax under the provisions of this act। shall be liable to tax, आपने पुराने लॉ के हिसाब से कोई एग्रीमेंट किया था, लेकिन वो गुड्स और सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हैं जीएसटी लॉ आने के बाद, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको जीएसटी के प्रोविजंस को ही फॉलो करना पड़ेगा। यानी अगर आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की हैं जीएसटी लॉ के इनएक्टमेंट के बाद, तो आपको जीएसटी लॉ के हिसाब से ही सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जी। सर ये भी टॉपिक ओवर। अब सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, सेक्शन 142 सबसेक्शन 11। उसके बाद हम इस चैप्टर को डन डना डन डन। क्या है सर वो बता दीजिए। सेक्शन 142 सबसेक्शन 11, अगर आपने कोई वैट का पेमेंट कर रखा है एग्जिस्टिंग लॉ में और गुड्स आपका सप्लाई हो रहा है न्यू लॉ में, जीएसटी लॉ में, तो सर अभी आपने कहा कि जब न्यू लॉ में आ जाएंगे ना, सप्लाई होगी तो उधर का टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब अगर हमारा पहले टैक्स लग चुका है तो वो मर गया, उधर भी टैक्स दें, इधर भी पूरी वैल्यू पर टैक्स दें। वर्ड जो लिखा है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। Notwithstanding anything contained in section 12 of this act यानी GST Act, no tax shall be payable on the goods under this act to the extent
उस सीमा तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है जिस सीमा तक आपने वैट पेमेंट कर दिया है। यानी वही गुड्स अगर जीएसटी इनएक्टमेंट के बाद अगर हम सप्लाई कर रहे हैं और मेरे ऊपर जीएसटी लग रहा है, मान लेते हैं जीएसटी 10,000 लगा, जबकि 6,000 का वैट तो हम पहले ही दे चुके हैं, तो भाई 6,000 का वैट देने की जरूरत नहीं है, 4,000 ही आपको नेट पेमेंट करना पड़ेगा, वो 6,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह अगर कोई सर्विसेज हैं तो आपको सेम नेट मिल जाएगा, सेम अमाउंट का बेनिफिट मिल जाएगा, आपको डबल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है इस एक्ट के इनएक्टमेंट के पहले, उतने रुपए का बेनिफिट आपको इस एक्ट के इनएक्टमेंट होने के बाद जितना टैक्स का पेमेंट करना है उसमें से उतना माइनस हो जाएगा। वेयर टैक्स वॉज पेड ऑन एनी सप्लाई बोथ अंडर द वैट एंड सर्विस टैक्स under the taxable person shall be entitled to credit of VAT or service tax paid under the existing law or service tax paid under the existing law to the extent of supplies made after the appointment, such credit shall be calculated in the such manner and may be prescribed। फिलहाल इसको हम लोग बाद में देख लेंगे कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर मैंने कोई वैट का अमाउंट दे रखा है, बैलेंस वैट हम यहाँ पर देंगे नए एक्ट में आने के बाद, उसको जीएसटी के नाम से बैलेंस जीएसटी का पेमेंट करेंगे। अगर हमने सर्विस टैक्स का कुछ अमाउंट किसी सर्विस पर ऑलरेडी पे कर रखा है लेकिन सर्विसेज हम इस एक्ट के आने के बाद दे रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है सेक्शन 142 सबसेक्शन 10 तो वही कहता है कि आपको नए प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो नए प्रोविजंस के हिसाब से हमको जीएसटी देनी पड़ेगी, तो उधर हमने सर्विस टैक्स दे दिया, इधर जीएसटी देनी पड़ेगी। तो जितना सर्विस टैक्स का पेमेंट किया उतना वहाँ नेट कर दो, बाकी हम वहाँ पर पे ऑफ करेंगे और उसकी बेनिफिट देखेंगे। ये था आपका ट्रांजिशनल प्रोविज़न। आज हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।